हेलो बेटा। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले पार्ट का बेटा पहला पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कवर करते हुए इसको फिनिश करेंगे बेटा। और केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। वो चैप्टर लगभग लगभग एंड के पोजीशन पर पहुंच चुका है। उसमें दो बातें बची हुई हैं, एक है आपका आर्हेनियस इक्वेशन और दूसरा है बेटा काइनेटिक थ्योरी, यानी जिसे कोलिजन थ्योरी भी कहा जाता है। ये दो टॉपिक्स हम लोग अगर कवर कर लेंगे तो वो चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला चैप्टर आपका है जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। आओ सीखते हैं सॉल्यूशन है क्या चीज। तो आपको बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मिक्सचर। टाइप ऑफ मैटर में आपने देखा होगा कि मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी और एक बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बेटा मैटर को 9th में बताया गया है कि तीन टाइप में डिवाइड किया जाता था। एक होता था सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी में एक बढ़ जाते बेटा प्लाज्मा भी आता है, बोसॉन भी आता है, फर्मियंस भी आ जाता है। उसके बाद आपको टाइप्स डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोगों ने उसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, याद करो। एक हुआ करता था प्योर सब्सटेंस, एक होता था बेटा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस उसे कहते थे जिसमें एक जैसे ही मॉलिक्यूल या एक जैसे ही एटम पाए जाते थे, उसे हम लोग कहते थे प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर का मतलब जिसमें कई सारे एटम पाए जाए उसे कहा जाता था इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस याद करो, उसी को हम लोग कभी कभी मिक्सचर भी बोल दिया करते थे। और मिक्सचर दो टाइप का होता था बेटा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता था और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता था। होमो का मतलब होता है बेटा सेम। मिक्सचर हमेशा बनेगा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाने से। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाते हो तो हो सकता है कि उन दोनों कंपोनेंट का नेचर एक जैसा आ जाए, यानी हम समझ ही ना पाए कि ये कौन क्या है, आइडेंटिकल नेचर हो जाए, एक जैसे हो जाए और उसे हम लोग आसानी से फिल्टर ना कर पाए, अलग ना कर पाए, सेपरेट ना कर पाए। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहा करते थे होमोजेनियस मिक्सचर। और एक होता था बेटा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी जिसको हम इजिली सेपरेट कर ले जाते हैं, उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अच्छा सपोज करो कि हमने शुगर पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो देखो शुगर होती कैसी है बेटा, सॉलिड। शुगर कैसी होती है, सॉलिड होती है। और सॉलिड शुगर को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। शुगर जब वाटर में डिसॉल्व हो गई तो दोनों का नेचर कैसा हो गया, दोनों की स्टेट कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। सॉलिड था वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वो तो लिक्विड ऑलरेडी था ही, तो लिक्विड है ही है। तो दोनों का नेचर, दोनों का स्टेट एक जैसा हो गया है। और अगर स्टेट एक जैसी हो जाएगी तो हम उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कहां पर कौन है। अच्छा सोचो, शरबत बना के तैयार कर लिया तुमने, अब उसे फिल्टर पेपर से अलग करो बेटा, फिल्टर पेपर से अलग कर लेते हैं, या उसे हम कोई छलनी लगा दे तो उससे अलग करना चाहें तो क्या शुगर अलग हो जाएगी? सोच के देख जरा, नहीं हो सकती है। अगर शुगर अलग हो पाती तो सोच, क्या हम शरबत कभी पी पाते? हमको पता ही नहीं चलता शरबत मीठा भी होता है। पता चला अब हम शुगर डिसॉल्व किए, छलनी में डाले, शुगर ऊपर, पानी नीचे हो गया, वाटर नीचे हो गया, तो हमको पता ही नहीं चलता शरबत नाम की कोई चीज भी हुआ करती है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इजिली उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। और इसी को एक नए टर्म्स में एक नया नाम दे दिया जाता है सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि द होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components are called solution। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि NaCl प्लस वाटर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मैंने ये लिया बेटा।
दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो ये कैसे सॉल्यूशन है बेटा, होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इन सॉल्यूशन, इन मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, और इसे हम लोग एक नया नाम क्या दे देते हैं बेटा, सॉल्यूशन। आज जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप की बात करते हैं बेटा, देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है बेटा। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, जिसमें से पहला जिसे हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्यूट। सॉल्यूशन के पहले पार्ट का क्या नाम दिया जाता है, सॉल्यूट, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा, सॉल्वेंट। इसे क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आइए जरा बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में, सॉल्यूट होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट क्या होता है। देखना बहुत आसान, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। कोई मिक्सचर बनाया बेटा हमने, मान लीजिए ए और बी, दो कंपोनेंट था मेरे पास, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दोनों को मिला करके हमने मिक्सचर बना दिया बेटा। अब आप एक काम करिए, ए और बी का अमाउंट देखिए कितना है। जैसे मान लीजिए हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, ए का अमाउंट निकला बेटा 5 मोल और बी का अमाउंट निकल गया बेटा 10 मोल। तो जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो बनेगा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। यानी कहा जा सकता है those component which present in lower amount। याद रखना बेटा, अमाउंट हमेशा होना चाहिए इन मोल। जो अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो किस में कैलकुलेट करेंगे बेटा, मोल में कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसे कंपोनेंट को क्या कहा जाता है बेटा, सॉल्यूट कहा जाता है। एग्जांपल अभी देखते हैं थोड़ी देर में, जरा सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि दोस कंपोनेंट्स which present in maximum amount हमेशा याद रखना बेटा, मोल में कैलकुलेट किया जाएगा, इन मोल, कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा बेटा उसे कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। आ जाइए जरा एक एग्जांपल लिखते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा कि 5 मोल शुगर डिसॉल्व इन 5 मोल शुगर डिसॉल्व इन 20 मोल of water calculate find solute and solvent। कह रहा है कि 5 मोल शुगर डिसॉल्व इन 20 मोल ऑफ वाटर। आप फाइंड करिए कि इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, एक तो शुगर और दूसरा वाटर। देखो शुगर का अमाउंट कितना दिया गया है 5 मोल, वाटर का अमाउंट कितना दिया गया है बेटा 20 मोल। क्लियर है यहां तक बातें?
देखो दोनों में से बताओ किसका अमाउंट कम है, जाहिर सी बात है बेटा शुगर का अमाउंट कम है, तो जिसका अमाउंट कम है वो क्या बन गया, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या बन गया, सॉल्वेंट। बताओ इतनी बातें समझ में आई। ये तो तब है बेटा जब मोल दिया गया है, अगर मोल ना दिया गया हो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इतनी बातों को नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ, अगर हमारे पास बेटा किसी भी सॉल्यूशन का मोल नहीं दिया गया है, ग्राम दिया गया है, ग्राम वेट दिया गया है, तो हम कैसे पता पाएंगे कि कौन इसमें सॉल्यूट है और कौन इसमें सॉल्वेंट। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक नया एग्जांपल है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, 10 ग्राम NaOH dissolve in 36 gram of water. Find solute and solvent. है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 36 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइए बेटा निकालते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, या इसी को कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। बस इसी फार्मूले को लगाना बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम मोल्स निकालना चाहेंगे NaOH का, तो निकालते बेटा मोल्स ऑफ NaOH। बताओ NaOH का कितना ग्राम दिया गया बेटा, 10 ग्राम, तो यहाँ पे हो गया 10 ग्राम। और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। अब आप कहोगे सर 40 कहाँ से आया, दिखाता हूँ बेटा। देखो NaOH, सोडियम का मास कितना हुआ बेटा 23, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, हाइड्रोजन का कितना हुआ 1, सबको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 40, यानी NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 40। जरा डिवाइड करना चाहूंगा बेटा, कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा बेटा 1/4। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो जरा ध्यान दो, ये आ जाएगा 0.25 मोल। क्या मेरी इतनी बातों से सहमत हो बेटा। आ जाओ जरा वाटर का मोल निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। मुझे बताया जाए कितना ग्राम वाटर दिया गया बेटा 36 ग्राम, तो लिख लेते हैं 36। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, डिवाइड कर दिया बेटा, कितना आ गया 2 मोल। क्या मेरी बातों से सहमत हो, 2 मोल आ गया बेटा। देखो वाटर कितना मोल आया 2 मोल, NaOH कितना मोल आया 0.5 मोल। अब मुझे बताओ कौन किसका अमाउंट कम है, जाहिर सी बात है बेटा NaOH का अमाउंट कम है, तो ये जो हमारा NaOH है ये क्या बन गया, सॉल्यूट बन गया, और ये जो हमारा वाटर है बेटा ये क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चा, जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा थोड़ी देर पहले कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमने देखा कि जिसका अमाउंट सोल्यूशन में कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट सोल्यूशन में बेटा ज्यादा होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए, एक मोल में भी करा दिया और एक ग्राम वेट में भी करा दिया। मोल दिया है तब तो आप जान ही जाएंगे कि जिसका मोल अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसका मोल अमाउंट ज्यादा होगा उसे कहेंगे बेटा सॉल्वेंट। लेकिन अगर ग्राम वेट दिया गया हो तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान होता है बेटा। आप ऐसा करिएगा कि मोल कैलकुलेट कर लीजिएगा। मोल का फार्मूला क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो गिवन मास होगा सब्सटेंस का उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल आ जाएगा। अब जब मोल कैलकुलेट हो जाए
तो देखिएगा कि किसका मोल अमाउंट कम है, जिसका मोल अमाउंट कम होगा वो बनेगा सॉल्यूट और जिसका मोल अमाउंट ज्यादा होगा वो बनेगा बेटा सॉल्वेंट। आओ आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के तो कहते हैं बेटा कि देयर आर 9 टाइप्स, आर 9 टाइप्स, कि ये 9 टाइप के होते हैं। और आराम आराम से सीखेंगे बेटा कि कौन कौन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा सॉल्यूट, और यहाँ हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। देखो हम बात करें सॉल्यूशन की, हम बात करेंगे बेटा सॉल्यूट की, हम बात करेंगे बेटा सॉल्वेंट की, और हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की। आओ आराम आराम से एक एक चीजों को पढ़ते चलेंगे बेटा, एक एक स्टेट को उठाएंगे। सॉलिड लिक्विड गैस 3 तरह की स्टेट्स होती है बेटा हमारे पास। एक बार हम लोग सॉलिड से सॉल्यूशन बनाएंगे, एक बार हम लोग लिक्विड से सॉल्यूशन बनाएंगे, एक बार हम लोग गैस से सॉल्यूशन बनाएंगे। आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड इन सॉलिड। कुछ नहीं बेटा, बहुत आराम से देखो, सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉलिड को मिक्स किया गया सॉलिड में। इसका मतलब सॉल्यूट का स्टेट कैसा है लल्ला, सॉलिड है, और सॉल्वेंट का भी स्टेट कैसा है, सॉलिड है। अब जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, अब जरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड। सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड है। सॉल्वेंट हमारा कैसा है बेटा, सॉलिड है। तो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया, यानी आपके घर में बेटा एक बर्तन है, बहुत यूज हुआ करता है, पूजा पाठ में भी बहुत यूज किया जाता है, उसका घर में भी महिलाएं बहुत यूज करती हैं। याद करो, उसे पीतल कहा करते हैं बेटा, पीला पीला रंग का होता है, उसे पीतल कहते हैं। इंग्लिश में उसी को ब्रास मेटल बोला जाता है, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में बेटा उससे अल्फा मेटल भी कहते हैं। तो दोनों नाम उसका याद रखेंगे आप। तो हम लोग एक नाम लिख लेते हैं ब्रास मेटल, ब्रास मेटल। अब बात आती है सर ब्रास मेटल बनाया कैसे जाता है। तो हम करते क्या है बेटा, कॉपर को ले लेते हैं और जिंक को ले लेते हैं, जिसमें से जिंक कितना परसेंट होता है लल्ला, 30% होता है। यानी कॉपर कैसा हुआ, कॉपर हो जाएगा बेटा 70%। अब देखो जरा ध्यान से, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, तो हमने सॉलिड को कहाँ मिक्स किया बेटा, जिंक में मिक्स कर दिया। तो कैसा सॉल्यूशन बना, सॉलिड इन सॉलिड, जो कि पीतल बन करके तैयार हो जाती है। दूसरी बात करते बेटा, दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा है सॉलिड इन। देखो एक बार सॉलिड को कहां मिक्स किया हमने, सॉलिड में। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को हम लोग कहां मिक्स करेंगे बेटा, लिक्विड में। इसका मतलब कि जो सॉल्यूट है हमारा वो कैसा है, सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है हमारा वो कैसा हो गया बेटा, लिक्विड हो गया। क्या बात समझ में आती है बच्चा। देखो सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। अब इसका एग्जांपल बहुत आसान है बेटा, कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, शुगर इन वाटर। अब देखो शुगर किस स्टेट में होती है बेटा, सॉलिड स्टेट में होती है। वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने सॉलिड को कहां मिक्स कर दिया, लिक्विड में मिक्स किया, सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड इन लिक्विड। तीसरी बात कर लेते हैं, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, देखो सॉलिड को एक बार सॉलिड में मिलाया, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, अब सॉलिड को कहां मिलाने वाले हैं, गैस में। यानी सॉल्यूट हमारा कैसा है बेटा, सॉलिड है। अब सॉल्वेंट हमारा कैसा बन गया, गैस बन गया। आप कह सकते हैं सर एक काम करिए, इसका एग्जांपल आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, स्मोक। बोल बेटा बात समझ में आई। मेरी तरफ से एक एग्जांपल अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, सॉलिड आयोडीन इन एयर, इन एयर।
बेटा एयर में क्या प्रेजेंट हो, सॉलिड आयोडीन, आयोडीन प्रेजेंट हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस, क्योंकि एयर कैसा है बेटा, गैसेस स्टेट में होती है। देखो हमने सॉलिड से 3 सॉल्यूशन बनाया, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, सॉलिड को गैस में मिक्स किया। अब हम लोग ऐसा ही करते हैं, अब लिक्विड स्टेट को पकड़ेंगे और उससे देखेंगे कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। चौथा पॉइंट बेटा, सबसे पहले हम लोग लिक्विड को लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड को हम कहा मिक्स कर रहे हैं बेटा, सॉलिड में, यानी सॉल्यूट हमारा कैसा है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, सॉलिड है। क्या बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आ जाओ, कुछ नहीं, बहुत आसान है। सोडियम अमलगम NaHG, Hg कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है, सोडियम कैसा होता है, सॉलिड, भले ही सॉफ्ट मेटल है, आपके नाइफ से चाकू से कट करना चाहो कट जाएगा, लेकिन है तो वो सॉलिड है। तो हमने लिक्विड को कहां मिक्स किया, सॉलिड में मिक्स किया, इसे अमलगम बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जब भी मरकरी किसी मेटल से जुड़ती है तो उसे अमलगम बोलते हैं, और 9 मेटल ऐसे होते हैं जिनसे मरकरी कभी नहीं जुड़ती, बताएंगे आगे चल देंगे, इसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। पांचवी बात करें बेटा, पांचवें सॉल्यूशन के, तो अब हम लोग लिक्विड को मिक्स करना चाह रहे हैं बेटा लिक्विड में, यानी लिक्विड इन लिक्विड। अब इस स्टेट में हमारा सॉल्यूट कैसा है बेटा, लिक्विड स्टेट में है, और सॉल्वेंट भी कैसा हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। अब हमें लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना है, तो बहुत आसान है बेटा, एल्कोहल ले लेते हैं और एल्कोहल को मिक्स कर देते हैं, किस में, वाटर में, H2O में। ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, लिक्विड इन लिक्विड। एल्कोहल भी कैसी होती है बेटा, लिक्विड होती है, वाटर भी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो हमने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा, चलो छठवीं बात करते हैं। अब हम इसी लिक्विड को मिक्स करना चाह रहे हैं गैस में। हमने लिक्विड को कहा मिक्स किया बेटा, गैस में, मतलब सॉल्यूट हमारा कैसा है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, गैस है। सॉल्यूट कैसा है बेटा, लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा कैसा है, गैस है, यानी कि हम लोग लिक्विड को कहा मिक्स कर रहे हैं, गैस में। लिक्विड को गैस में मिक्स करें बेटा, LPG, याद करो, जो LPG सिलेंडर होता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन पाइप से जब निकलता है तो किस स्टेट में निकलता है, गैस स्टेट में। बहुत आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा। आओ 7वें पॉइंट की बात करें, 7वें सॉल्यूशन की बात करें। देखो हमने सॉलिड से 3 सॉल्यूशन बनाया, हमने लिक्विड से बेटा 3 सॉल्यूशन बनाया। अब हम गैस के पास चलेंगे और देखेंगे कि गैस से हम कितना सॉल्यूशन बना सकते हैं। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, हमें गैस देखना है सॉलिड में, यानी कि हमारा सॉल्यूट कैसा है बेटा, गैस है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, सॉलिड है। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, सॉलिड है। तो बेटा बहुत आसान है, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, या कैम्फर होता, आप कपूर जानते होंगे बेटा, जानते हैं ना, तो हम इसमें एक एग्जांपल कैम्फर लिख सकते हैं। आओ अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड की बात करें बेटा तो इसका मतलब सॉल्यूट हमारा कैसा है, गैस है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, लिक्विड है। मतलब कोई गैस है जो लिक्विड में डिसॉल्व है। आप याद करें सोडा वाटर पीते हैं कि नहीं पीते हैं, उसमें याद करो CO2 होती है बेटा, CO2 इन H2O। बोलो बात समझ में आई। अब हम लोग बात करें 9वें टाइप की, तो इसे हम कहते हैं गैस इन गैस। इसका मतलब सॉल्यूट हमारा कैसा है, गैसियस स्टेट में, सॉल्वेंट भी हमारा कैसा है बेटा, गैसियस स्टेट में। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल है एयर। हमारा जो एयर है देखो उसमें बहुत सारी गैसें मिक्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
क्या कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत सारी गैसें उसमें मिक्स होती हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो सोल्यूशन कितने होते बेटा? 9 होते हैं। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, सॉलिड को गैस में मिक्स किया, तो 3 सोल्यूशन सॉलिड से बना। लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, लिक्विड को गैस में मिक्स किया, तो 3 सोल्यूशन लिक्विड से बन गया। गैस को सॉलिड में मिक्स किया, गैस को लिक्विड में मिक्स किया, गैस को गैस में मिक्स किया, तो 3 सोल्यूशन इससे बन गए। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा इस चार्ट को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अपने लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप हेडिंग लगा लें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पढ़ना है, और किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं बेटा। एक वॉल्यूम के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं और एक मास के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो आओ जरा दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कैसे किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, और वॉल्यूम के टर्म्स में करेंगे। तो जब वॉल्यूम के टर्म्स में करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा आता है, पहला सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कंसंट्रेशन। दूसरा हम लोग कहते हैं बेटा परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बेटा मोलैरिटी, और चौथा पॉइंट पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। हालांकि इसका वॉल्यूम से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है बेटा। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी, और लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग कवर करेंगे फॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम के टर्म्स में कितना पार्ट हुआ बेटा? परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। यानी 6 तरीके से हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ जाओ जरा मास के टर्म्स में देखते हैं बेटा। तो हम लोग इसे कहते हैं परसेंट ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन। परसेंट। अच्छा कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर जी हम मोलैलिटी तो लिखा नहीं है आपने। तो मोलैलिटी बेटा मास के टर्म्स में होती है, इसलिए यहां लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे मोलैलिटी का, और तीसरा पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा वो हमारी होती है पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा इस ग्राफ को नोट करो, फिर एक एक पॉइंट्स को लेकर के आगे चलते हैं बच्चा। तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक वॉल्यूम के टर्म्स में होता है, एक मास के टर्म्स में होता है। वॉल्यूम के टर्म्स में हमने देखा कि 6 तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, मास के टर्म्स में हमने देखा कि 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। जरा इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट आप कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसकी ढेर सारी बातें यहाँ पर यूज होंगी। तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बेटा, और मोल पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, या इसी को हम लोग कहेंगे मोल्स, या व्हाट इज मोल्स। मोल क्या होता है? जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई एक अमाउंट भरा पड़ा है, एकदम कमरे से लबालब भरा हुआ है,
और इसमें से आपने कुछ अमाउंट ले लिया, थोड़ा सा निकाल लिया। सपोज करिए कि आपने 1 चम्मच कोई यहाँ सब्सटेंस भरा पड़ा था, 1 चम्मच आपने निकाला। अब बेटा जितना आपने निकाला है जरा उसमें कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। पार्टिकल की संख्या अगर 6.022 इंटू 10⁻23 आता है तो हम कहेंगे कि ये अमाउंट कितना है बेटा, 1 मोल है। यानी किसी भी सब्सटेंस में से कोई एक ऐसा अमाउंट आप ले ले और उसे कैलकुलेट करें कि उसमें पार्टिकल की संख्या इतनी आ जाती है, तो आपने जो भी अमाउंट लिया है वो 1 मोल कहलाएगा। वो चाहे 1 किलो हो, 10 किलो हो, 50 किलो हो, पार्टिकल की संख्या इतनी होनी चाहिए बेटा। अगर पार्टिकल की संख्या इतनी है तो हम कहेंगे कि वो अमाउंट जो आपने उसमें से एब्जॉर्ब किया, निकाला है अमाउंट, वो क्या कहलाए, किसी सब्सटेंस से जो अमाउंट आपने लिया है वो अमाउंट चाहे जितना भी हो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, उससे अपने से नहीं मतलब है। पार्टिकल कितना होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपने जो भी अमाउंट लिया है वह अमाउंट क्या कहलाएगा, 1 मोल। यानी हम कह सकते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ substance which contain 6.022 into 10 to the power 23 particles called 1 मोल। तो क्या कहलाता है बेटा, 1 मोल। ऐसा अमाउंट जिसमें हमने कैलकुलेट किया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आते हैं, तो उस अमाउंट को कहा जाएगा बेटा कि वो 1 मोल है। क्या इतनी बातें समझ में आती है? तो कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एन से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट। इसी को बेटा हम लोग आगे ग्राम वेट बोला करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती बेटा? तो फार्मूला क्या बना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी समझाऊंगा मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आराम आराम से सीखते हैं बेटा। तो देखो इसकी यूनिट क्या है, मोल। मोल की यूनिट मोल है, खुद वो यूनिट है एक। तो देखो दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हम लोग कहें कि ये जो 1 मोल होता है यही इक्वल होता बेटा 1 ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस का, और यही इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बेटा? ये आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है कि आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में 11th के फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ कवर करूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ये पार्टिकल है बेटा यहां तक। अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जगह पे एटम भी कह के पूछ सकता है, इस पार्टिकल की जगह पे बेटा मॉलिक्यूल भी दे सकता है, और इस पार्टिकल की जगह पर वो आयन भी दे सकता है। यानी वो एटम, पार्टिकल नहीं कहेगा तो एटम कह सकता है, पार्टिकल नहीं कहेगा, एटम नहीं कहेगा तो मॉलिक्यूल कह सकता है। अगर इन दोनों तीनों में से कुछ ना कहे तो आयन कह के आपसे पूछा जा सकता है। यानी 1 मोल इक्वल होता है बेटा 1 ग्राम वेट के, और यही इक्वल हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल के। और ये पार्टिकल 3 तरीके के हुए, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में, इन सब में मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। जरा देखो
मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग यहां लिखेंगे वेट ऑफ Na, वेट ऑफ Na प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है उस कंपाउंड में टोटल कितने एटम हैं। NaOH हमको दिया गया था, NaOH में हमने देखा बेटा कि एक एटम हमारा सोडियम का है और एक एटम ऑक्सीजन का है और एक एटम हमारा हाइड्रोजन का है। क्या बात समझ में आती है? तो सोडियम का एटम, ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम, तीनों का जो वेट होगा उनको आप जोड़ लेंगे और तीनों का वेट ऐड करने के बाद जितना आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। देखो सोडियम का वेट कितना होता है बेटा? 23, ऑक्सीजन का वेट 16, हाइड्रोजन का वेट 1। हमने तीनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद कितना आया? 40 ग्राम। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of the atom present in the compound called molecular weight। किसी भी कंपाउंड में जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सबके वेट को आप ऐड कर लीजिए, जो आएगा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिखाया NaOH का, थोड़ा और बढ़िया से इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो सबसे पहले हमको ये देखना बेटा कि NaOH में टोटल कितने एलिमेंट हैं। एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा वेट ऑफ सोडियम। सोडियम का वेट लेते हैं, इसमें ऐड करना सम है, देखो सम ऑफ, ऐड कर दीजिए किसके वेट को? ऑक्सीजन के, यानी वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें और भी ऐड करने हैं बेटा। तीसरा एलिमेंट अपने पास कौन सा है? वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आती है बच्चा? चलो अगर हम लोग सोडियम के वेट की बात करें तो सोडियम का वेट कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? 16। और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 40 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आती है? और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप वेट बताइए HCl का। HCl का वेट देखें बेटा तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। और क्लोरीन का वेट कितना होता है बेटा? 35.5। दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? 36.5 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई? जरा यहां देखो, हम H2SO4 की बात कर लें, H2SO4 की। तो बताओ हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना एटम है बेटा? 2 एटम है। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? 2। हमने इसमें सल्फर को मिक्स किया बेटा, सल्फर का वेट कितना हुआ? 32। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4। कितना हो जाएगा लल्ला? 64। ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? बात करते हैं HNO3 की। अब हम आपसे कहें कि जरा हमें नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ। तो देखो हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ बेटा? 1। नाइट्रोजन का वेट कितना हुआ? 14। घबराने की बात नहीं, ये वेट आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको केवल ऐड करना होगा बेटा। ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा आपका? 48। अब हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ? 16। तो 3 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा बेटा? 48। ऐड कर दिया, दोनों ऐड होने के बाद कितने आ जाएंगे बेटा आपके पास? 63 ग्राम। क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया आपको? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक?
इतनी बातों को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं, और मोल से हम लोग देखें कैसे मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ग्राम वेट दिया गया हो तो मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या पार्टिकल हमें दिया हो, ग्राम वेट निकालना हो या गिवन वेट निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, मोल कैसे निकाला जाएगा। जरा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा इस डायग्राम को समझो। सबसे पहले बात करते बेटा ग्राम वेट की। ग्राम वेट, इसी को हम लोग कहा करते हैं गिवन वेट। ग्राम वेट से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। ग्राम वेट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल पता है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जरा सीखते हैं हम इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ग्राम वेट दिया गया हो बेटा, तो उस ग्राम वेट में हम डिवाइड कर दें डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से ग्राम वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। और अगर मोल पता चल गया तो पार्टिकल निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितना भी मोल आया है उसमें हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पार्टिकल निकल जाएगा। अब अगर इसी को उल्टा सोचो, अब इसी को हम लोग उल्टा लेके चले, तो मान लो हमें पार्टिकल दिया गया हो, मोल ना पता हो, तो मोल कैसे निकाल सकते हो। देखो पार्टिकल पता है और मोल निकालना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए डिविजिबल बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और मोल पता है, ग्राम वेट निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बेटा। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस जैसा आया, कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH कैलकुलेट, जरा क्वेश्चन को हम इस जैसा लिखते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम में देखना बेटा टोटल कितने पार्टिकल होते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, पार्टिकल। हमको दिया क्या है बेटा, 10 ग्राम। ग्राम वेट पता है, पार्टिकल निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना होगा। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी अभी मैंने मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें बताया था। मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जरा मुझे बताया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वेट गिवन है बेटा, दिया कितना गया है। तो आप कहेंगे सर 10 ग्राम दिया गया है। अभी अभी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कराया बेटा, शायद 40 ग्राम के आसपास आता है, 40 ग्राम ही होता है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 1/4, और 1/4 को हम सॉल्व करें तो 0.25 मोल आ जाएगा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बच्चा। अब हमारे पास मोल कितना निकल के आया, 0.25, और हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, पार्टिकल निकालना है। तो पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, हमने कहा पार्टिकल निकालने के लिए जितना मोल आया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। और हमारे पास मोल कितना निकल के आया, 0.25। 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल।
क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सीख लिया बेटा कि कैसे हम मोल कैलकुलेट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये 11th के केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर में है मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ उसको टच किया। इससे हमारा फायदा क्या है बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मेलिटी में हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया कि मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ग्राम वेट पता हो तो मोल निकाला जा सकता है, मोल पता हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, पार्टिकल पता हो तो भी मोल कैलकुलेट किया जा सकता है, और मोल पता है तो ग्राम वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा था बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक वॉल्यूम के टर्म्स में और एक मास के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोगों ने देखा था कि ये 6 तरीके का होता है, परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, मोलैरिटी हुआ करती थी बेटा, मोल फ्रैक्शन था, नॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी थी। और मास के टर्म्स में हमने देखा था कि 3 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा मास बाय मास परसेंटेज, एक होती है मोलैलिटी, और एक होता है बेटा पीपीएम कंसंट्रेशन। तो जरा वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, और पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन है परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आज बेटा सीखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml of solution called 100 ml of solution called percent of mass by वॉल्यूम कंसंट्रेशन। कोई एक सॉल्यूशन हमें बना के दिया गया बेटा, हम देखेंगे कि उसमें सॉल्यूट का टोटल कितना मास है और वो डिसॉल्व कितने में है, 100 ml में। कितने में डिसॉल्व होना चाहिए बेटा, 100 ml में। चूंकि यहाँ परसेंटेज लगा है इसलिए हमने यहाँ 100 ml कर दिया। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आगे बढ़े जरा इसको देखें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, represented by परसेंट ऑफ m by v। आप मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, m से, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। परसेंट लगाना है परसेंट ऑफ m by v, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा परसेंट ऑफ m by v। जरा फॉर्मूला देखें बेटा, तो फॉर्मूला होता है परसेंट ऑफ m by v इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला हुआ बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जरा एक क्वेश्चन करना चाहेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, 20 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution, calculate percent of mass by वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन आया बेटा। कोई एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें NaOH कितना ग्राम लिया गया बेटा, 20 ग्राम, और 20 ग्राम NaOH को कितने ml वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया,
250, यानी डिसॉल्व करने के बाद सोल्यूशन हमारा कितना ml बना बेटा 250 ml। और कह रहा है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताएं कि इसमें मास परसेंटेज कितना है। आजा बेटा बहुत आसान है। मास परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, परसेंट ऑफ m बाई v। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में बेटा, तो क्वेश्चन में मास दिया गया है 20। डिसॉल्व कितने में किया गया है लल्ला, 250 में। मल्टीप्लाई कितने से करना है बेटा हमें, 100 से। तो जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 25 से 100 कैंसिल हुआ, कितना आया 4। और यहाँ पे 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8% आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 50 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 500 ml of solution. Calculate percent of mass by volume concentration। बोलो बातें समझ में आ गई? कैलकुलेट कर बेटा, क्या दिक्कत है। परसेंट m बाई v रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है, H2SO4। कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया बेटा, 50 ग्राम। तो कितना आ गया यहाँ 50, कितने में डिसॉल्व किया गया है, 500 ml में। तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 500 ml। मल्टीप्लाई कितने से कर दिया हमने, 100 से। अच्छा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, चूंकि परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से हमने डिवाइड किया बेटा 2 0 से, ये तुम्हारा 2 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 5, नीचे 5 हो गया, ऊपर 50 हो गया। तो यहाँ कितना आंसर आ गया 10%। क्या मेरी बात समझ में आई? जरा इतनी बात को नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़े बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो इसकी थ्योरी क्या होती है बेटा, थ्योरी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस dissolve in 100 ml of solution called percent of volume by volume concentration। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट ऑफ V बाई V। तो वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो V बाई V कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला नोट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, परसेंट ऑफ V बाई V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट निकालना, कितने से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा 100 से। अब देखो इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। जो पहला टाइप है क्वेश्चन का, जरा मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछेगा, कह रहा है कि 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल dissolve in 500 ml of solution। Calculate
कैलकुलेट परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आजा बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। क्या कहता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बताओ सब्सटेंस हमारे पास कौन सा है? बताओ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का कितना वॉल्यूम हमें दिया गया है? 20 ml। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? 20 ml अपॉन कितने में डिसॉल्व किया गया है? 100 ml, सॉरी 500 ml में। तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया? 500 ml। हमें मल्टीप्लाई कितने से करना बेटा? 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम इसे कट कर सकते हैं। यहाँ से कट किया कितना है बेटा? 5, और इसको कट किया तो 5 4 जा कितना आ गया? 20, यानी कितना परसेंट निकल के आया बेटा? 4%।